नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी पीएम मोदी की बनी नई सचिव की, देश में मास्क के बढ़ रहे व्यापार की और बिहार में राहुल गांधी के बनाए नए प्लान की। साथ ही अंत में आपके साथ एक खास मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, टेंडर को रद्द करने की मांग। निधि तिवारी बनी पीएम मोदी की निजी सचिव, संभालेंगी कामकाज। उत्तर प्रदेश में अवैध ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ चलेगा अभियान, सीएम योगी ने दिया आदेश। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ तक धूमधाम से मनी ईद, अदा की गई नमाज। हमने वक्फ संशोधन बिल को लाने की पूरी तैयारी कर ली है, बोले किरण। ईदगाह जाते वक्त पुलिस ने रोका मेरा काफिला, बोले अखिलेश यादव। म्यांमार में भारतीय सेना का ऑपरेशन तेज, भूकंप पीड़ितों को मिलेगी मदद। लखनऊ में ज्वेलर्स के मुनीम को लूटने वाले गिरफ्तार, मालिक के ड्राइवर ने बनाई थी योजना। मोनालिसा को फिल्म ऑफर करने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा गिरफ्तार, लगा रेप का आरोप। सोने चांदी के दामों में उछाल, 92,300 रुपए पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खास खबर के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नया सचिव मिल गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के बनारस की रहने वाली आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय में ही उप सचिव के पद पर काम कर रही थी। इस पद पर उनकी नियुक्ति नवंबर 2022 में हुई थी। इससे भी पहले वह विदेश मंत्रालय में अवर सचिव रह चुकी हैं। आपको बता दें, निधि तिवारी 2014 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं। निधि तिवारी 2022 में अवर सचिव के रूप में शामिल हुई थी। 6 जनवरी 2023 से प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में कार्य कर रही थी। निधि तिवारी वाराणसी से हैं, जो 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र भी रहा है। निधि ने 2013 में सिविल सेवा परीक्षा में 96 रैंक हासिल की थी। वाराणसी में सहायक आयुक्त के रूप में काम किया था। आपको बता दें, डीओपीटी ने हाल ही में मंत्रालय में कई अधिकारियों के कामों में फेरबदल किया गया है। इसी के चलते निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव बनाया गया है। निधि तिवारी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में उनकी सेवाएं अच्छी रहीं, जिसे देखते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी को कई जरूरी महत्वपूर्ण कार्य संभालने होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री के रोजाना के कार्यों का लेखा जोखा, महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ तालमेल बनाए रखना होगा। वहीं निधि तिवारी से पहले पीएम मोदी के पास 2 निजी सचिव थे। वहीं इससे साफ है कि पीएम मोदी की हर बैठक, हर इवेंट और हर दौरे की जानकारी सबसे पहले निधि के पास ही होगी। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली रिपोर्ट्स की ओर। आज पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद मुसलमानों का खास त्योहार माना जाता है। वहीं इस बार ईद में प्रशासन की तरफ से कई पाबंदियां और नियम भी बनाए गए हैं, जिसमें विशेष समुदाय में खास नाराजगी भी देखने को मिल रही है। जी हां, इस बार ईद और नवरात्र एक साथ पड़े हैं, जिससे देश के कई हिस्सों में मांस की दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साफ कहा है कि मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर कोई भी मांस की बिक्री नहीं करेगा। वहीं अवैध बूचड़खानों को तुरंत बंद करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद योगी की पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुके हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में मांस का कितना बड़ा व्यापार है? भारत मांस का कितना निर्यात करता है? तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हमारे देश में मीट यानी कि मांस को लेकर चल रहा विवाद नया नहीं है। बहस की शुरुआत कर्नाटक से हुई थी, जहां कर्नाटक में हलाल मीट को लेकर जमकर बवाल मचा था। पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब कुछ हिंदू संगठनों ने हलाल मीट न खरीदने की अपील की। इसके बाद ये मुद्दा चर्चा में आ गया। वहीं एक बार फिर से मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश है।
भारत ने पिछले वर्ष 15.6 लाख टन बीफ का निर्यात किया था। वर्ष 2014-15 के दौरान भारत ने 24 लाख टन मीट निर्यात किया था। साल 2018-19 में भारत ने 25,168 करोड़ रुपए के मूल्य के 12.4 लाख टन बफेलो मीट का निर्यात किया था। कुल मीट निर्यात में सबसे बड़ा करीब 65% हिस्सा उत्तर प्रदेश का है। ये बफेलो मीट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जाहिर है बीफ को लेकर भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना हल्ला मचा ले, लेकिन सच ये है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद न केवल मांस का निर्यात बढ़ा, बल्कि नए बूचड़खाने खोलने व उनके आधुनिकीकरण के लिए 15 करोड़ की सब्सिडी भी दी जा रही है। सबसे अहम बात तो यह है कि भले ही हिंदूवादी संगठन धार्मिक आधार पर इसका विरोध कर रहे हों, पर सच्चाई ये है कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के राज गुजरात में जहां एक और नशा पर पाबंदी लागू है, वहीं नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद मांस का उत्पाद काफी बढ़ा था। इसीलिए सरकार चाहे कितना भी मांस पर प्रतिबंध लगाने का दावा करती हो, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। इसी के चलते गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर बिहार पहुंचे थे। वहीं पिछले ही महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो करीब 3 महीने के अंदर तीसरी बार बिहार की यात्रा पर आने वाले हैं। पटना में संविधान सुरक्षा को लेकर होने वाले कार्यक्रम में वह शिरकत करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा भी हाल ही में बिहार आए थे। पीएम मोदी के भी अप्रैल में फिर से बिहार आने की चर्चा काफी तेज है। इन यात्राओं से साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब रफ्तार पकड़ने लगी हैं। चुनाव अक्टूबर-नवंबर में हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी से तय कर लिया है कि उसे आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ना है। तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू 3 अन्य सहयोगी दलों के साथ एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। एनडीए फिर से बिहार में सरकार बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, तो आरजेडी और कांग्रेस इस बार किसी से भी चूक करना नहीं चाहती। एनडीए के इस बार 220 सीटों के साथ महागठबंधन का सूपड़ा साफ करने का दावा कर रहा है, तो महागठबंधन हर हाल में इस बार एनडीए को पटकनी देने की पुरजोर कोशिश में लगा है। आपको बता दें, एनडीए के नेताओं के बिहार में शुरू हुए दौरों का मतलब साफ है। पिछले 6-8 महीने में जितने चुनाव हुए हैं उसमें एनडीए ने परचम लहराया है। वहीं दूसरी तरफ करीब 25 साल तक आरजेडी और लालू प्रसाद यादव की छत्र छाया में रहने वाली कांग्रेस इस बार दमखम दिखाने के मूड में दिख रही है। इसके लिए राहुल गांधी ने कृष्णा अलवरू को राज्य प्रभारी बनाया है, तो दलित नेता राजेश कुमार को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा कन्हैया कुमार जैसे तेज तर्रार नेता को बिहार में यात्रा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे साफ है कि इस बार कांग्रेस कोई भी कोताही बरतने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें, 2024 में हुए उपचुनावों में भी एनडीए विपक्ष पर भारी रही। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 चुनौतियां बिहार में दिखती हैं। पहला ये कि किसी भी तरह एनडीए की फिर से सरकार बन जाए, और दूसरा कि हरियाणा से शुरू हुई जीत का सिलसिला रुके नहीं। अगले साल बिहार से सटे पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहीं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे। इसीलिए इन सूबों को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी बिहार को जीतना जरूर चाहती है और समझती भी है, क्योंकि बिहार की गूंज इन दोनों राज्यों में भी सुनाई देगी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार में कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते। खैर, जाते जाते आपको एक और मुद्दे से रूबरू कराते हैं। शादी एक ऐसा बंधन है जो प्रेम, विश्वास और साथ निभाने की नींव पर टिका होता है, लेकिन जब आपसी मतभेद बढ़ने लगते हैं तो ये दरार पैदा करना शुरू कर देता है और आगे चलकर दोनों के रिश्ते अलग हो जाते हैं। अब चाहे खास हो या आम, तलाक एक बीमारी की तरह लोगों के घरों में घुस रहा है, या यूं कहें घुस रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या आधुनिक जीवन शैली और बदलती सोच इन रिश्तों के टूटने की मुख्य वजह बन रही है? आज के इस आधुनिक युग में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लोग छोटी छोटी बातों पर
तलाक लेने का इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तलाक के मामले में 35% की बढ़ोतरी हुई है, जो काफी हैरान करने वाला आंकड़ा है। इसके अलावा भारत में तलाक के मामले पिछले कुछ सालों में लगभग दोगुने हो चुके हैं। साल 2005 में जहां यह दर 0.6% थी, तो 2019 में बढ़कर 1.1% तक पहुंच गई। साल 2021 से 2022 के बीच में हुई एक स्टडी में बताया गया कि 25 से 24 साल की उम्र वाले लोगों ने सबसे ज्यादा तलाक लिए। इसके बाद 18 से 2024 के साल लोगों ने तलाक के लिए सबसे ज्यादा अर्जी डाली। इस लिस्ट में 55 से लेकर 64 साल और इससे ज्यादा की उम्र के लोग भी शामिल थे। 2017-18 से लेकर पुरुषों में डिवोर्स रेट 0.30% रहा, लेकिन महिलाओं में 0.30 से बढ़कर 0.4% हो गया। हैरान करने वाली बात यह है कि शहर के मुकाबले गांव में तलाक रेट लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट, तलाक के मामलों में इजाफा इस ओर इशारा करता है कि भारत में शादी का नजरिया अब बदल चुका है। जहां पहले शादी को निभाना एक सामाजिक जिम्मेदारी मानी जाती थी, वहीं अब लोग इसे अपनी खुशी और व्यक्तिगत संतोष से जोड़कर देखने लगे हैं। वहीं अगर आप भी अपने रिश्ते में इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं तो समय रहते सतर्क हो जाइए, वरना आपका रिश्ता भी खतरे में पड़ सकता है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है हमें जरूर बताइएगा, हमें कमेंट करिए और इसके बारे में हमें विधिवत बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।